8 नवंबर 2016 टीवी स्क्रीन पर अचानक एक ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश होती है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को एड्रेस करने आते हैं। उनके चंद शब्दों ने पूरे देश की सांसें रोक दी। ऐलान हुआ कि 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे से भारत में 500 और 1000 के नोट बंद किए जा रहे हैं। ये महज The grip of corruption and black money, we have decided that the 500 rupee and 1000 rupee currency notes presently in use will no longer be legal tender from midnight to ये महज कागज के टुकड़े रह जाएंगे और लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इस ऐलान के बाद भारत की सड़कें, बाजारों और घरों में हलचल मच जाती है। लेकिन इस फैसले का असली भूकंप दिल्ली, मुंबई में नहीं बल्कि सरहद पार पाकिस्तान की कराची शहर में आया था। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसने रातों रात एक बड़े साम्राज्य की जड़ें उखाड़ फेंकी और भारत के इस ऐतिहासिक फैसले के ठीक 26 दिन बाद कराची में एक ऐसी मौत होती है जो पूरी तरह गुमनाम होती है। ये मौत किसी आम आदमी या आदमी इंसान की नहीं, ये मौत उस शख्स की थी जो पाकिस्तान में हवाला, नकली नोट और अंतर्राष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बड़ा सरगना था। वो एक ऐसा खुखार दुश्मन था जिसने भारत को बर्बाद करने की पूरी तैयारी कर रखी थी। अब आता है साल 1947 का वो दौर जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका था। लाखों लोग अपना घर, अपनी जमीन और अपना सदियों पुराना कारोबार छोड़कर नई बनी सरहदों को लांग रहे थे। इधर उथल पुथल के बीच गुजरात का एक व्यापारी परिवार भी अपना सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान की जमीन पर कदम रख रहा था। उस परिवार के मुखिया थे अब्दुल सत्तार खनानी। अब्दुल सत्तार गुजराती मेनन कम्युनिटी के तलाक रखते थे, एक ऐसा कम्युनिटी जिसके बारे में कहा जाता है कि व्यापार उनके खून में दौड़ता है। ये वे लोग थे जो जुबान के पक्के और सौदे के बेहद माहिर माने जाते थे। जब सत्तार खनानी पाकिस्तान के कराची पहुंचे तो हालात बद से बदतर थे। जेब में पैसे नहीं थे, सिर पर छत नहीं थी, लेकिन वो किसी की गुलामी या नौकरी नहीं करना चाहते थे, लेकिन करेंगे तो सिर्फ बिजनेस। उन्होंने कराची के बोल्टन मार्केट में फुटपाथ पर एक छोटी सी चलती फिरती करेंसी एक्सचेंज की दुकान खोल ली। लोग उनके पास दूसरे देशों की करेंसी लेकर आते और वह उसे बदलकर पाकिस्तानी नोट थमा देते। धीरे धीरे इसी से उनकी रोजी रोटी चलने लगी। 2 मई 1961 सत्तार खनानी के घर जुड़वा बेटों ने एक जन्म लिया। एक का नाम रखा गया जावेद और दूसरे का नाम अल्ताफ। ये दोनों बच्चे जब बड़े हुए तो पिता के साथ उसी बिजनेस में जुड़ गए। उन्होंने फॉरेन करेंसी के इस बिजनेस को इतनी बारीकी से समझा कि 1980 के दशक की शुरुआत तक आते आते दोनों भाइयों ने पिता का पूरा कारोबार अपने हाथों में ले लिया था। उसी दौर में कराची के व्यापारी गलियारों में एक और नाम तेजी से उभर रहा था, हनीफ कालिया। हनीफ का काम भी करेंसी के इर्द गिर्द घूमता था, लेकिन उसका तरीका अलग था। वो प्राइस ब्रांड ट्रेंडिंग का काम करता था। उस वक्त पाकिस्तान सरकार की एक स्कीम थी जिसमें लोग फिक्स्ड प्राइस का प्राइस ब्रांड खरीदते थे। इस पर कोई ब्याज नहीं मिलता था, लेकिन लकी ड्रॉ के जरिए भारी नाम जीतने का मौका होता था। हनीफ जैसे चतुर ट्रेंड लकी ड्रॉ से ठीक पहले बाजार में ये अफवाह फैले देते कि किस नंबर के ब्रांड पर इनाम जीतने के चांस सबसे ज्यादा है और वह ब्रांड उनके पास रहता था। 1000 का ब्रांड 1500 में खरीदा जाता और बाजारों में आर्टिफिशियल डिमांड पैदा करके उसे और भी महंगा दामों में नीलाम किया जाता। इसी चालाकी से हनीफ ने काफी दौलत बनाई। जैसे जैसे 90 का दशक करीब आ रहा था, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए खुल रही थी। गल्फ देशों में काम करने वाले पाकिस्तानी मजदूर बोरिया भर भर के पैसा अपने देश भेज रहे थे। तो ये वह वक्त था जब खनानी ब्रदर्स को समझ आया कि अगर उन्हें बड़ा खिलाड़ी बनना है तो उन्हें किसी मजबूत साथी की जरूरत हो। उनकी नजर हनीफ कालिया और उनके बेटे हुजैफा पर पड़ी, जिनके पास पैसा भी था और पहचान भी। अल्ताफ और जावेद ने हुजैफा के साथ मिलकर एक सीक्रेट मीटिंग की। जावेद ने हुजैफा को कहा कि हुजैफा, अगर हम इस बिखरे हुए बाजार को एक कर ले तो पूरा पाकिस्तान हमारी मुट्ठी में होगा। हुजैफा ने भी हमें भर दी। दोनों परिवारों ने हाथ मिलाया और यहीं से नींव पड़ी खानी एंड कालिया इंटरनेशनल केकेआई की। शुरुआत में केकेआई कराची के बोल्टन मार्केट के एक साधारण
से फॉरेन करेंसी की दुकान लगती थी, लेकिन जावेद खनानी ने पाकिस्तान के अंदर का पूरा काम संभाला, जबकि अल्ताफ खनानी दुबई के लिए रवाना हो गया। अल्ताफ ने दुबई, लंदन, न्यूयॉर्क और टोरंटो में अपने आदमी बिठा दिए। देखते ही देखते पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का 40% हिस्सा एक कंपनी के कब्जे में आ गया। बाहर से ये एक व्हाइट कॉलर कंपनी थी, लेकिन अंदर हवाला का वो काला कारोबार चल रहा था, जिसने बड़े बड़े राजनेताओं और अफसरों को इनका गुलाम बना दिया था। कराची में एक आदमी जावेद को नोटों से भरा बैग देता है और चंद मिनटों में दुबई में अल्ताफ का आदमी उतनी ही रकम किसी और को सौंप देता है। मेमन कम्युनिटी के इस उसूल की जबान दे दी तो मुकरेंगे नहीं। खनानी ब्रदर्स को अंडर कवर का सबसे भरोसेमंद बैंकर बना दिया गया था। काले धन को सफेद करने का ये सबसे बड़ा वॉशिंग मशीन बन चुका था। साल 1993 मुंबई के एक के बाद एक हुए बम ब्लास्ट धमाकों ने भारत की रूह कपा दी थी। इन धमाकों का मास्टरमाइंड अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम भारत से फरार होकर दुबई और फिर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की पनाह में पाकिस्तान पहुंच चुका था। ISI का मकसद साफ था कि इस शैतान को अपने यहाँ पालना और भारत के खिलाफ खूनी साजिश से रचना। दाऊद के पास नशे, हथियारों की तस्करी और एक्सट्रासन का बेहिसाब पैसा था, लेकिन उस दौलत का क्या फायदा जिसे वह अपने गुर्गों तक न पहुंचा सके। दाऊद को बैंक सिस्टम के से बाहर एक ऐसे रास्ते की तलाश थी जहां से वह बिना कोई सुराग छोड़े करोड़ों डॉलर दुनिया के किसी भी कोने में दे सके। दाऊद की यही तलाश खत्म हुई खानी ब्रदर्स के दरवाजे पर। कराची के एक आलीशान और खुफिया बंगले में दाऊद और खनानी ब्रदर्स की पहली मुलाकात हुई। दाऊद ने अल्ताफ से कहा, मेरे पास वह ताकत है जो हुकूमतों को हिला सकती है, लेकिन मुझे इस ताकत को पूरी दुनिया की नसों में दौड़ने के लिए तुम्हारा ये हवाला नेटवर्क चाहिए। बदले में तुम्हें जितनी दौलत मिलेगी जितनी तुम चाहोगे। अल्ताफ और जावेद, जिनकी आंखों में सिर्फ पैसे की भूख थी, उन्होंने बिन एक पल गंवाए दाऊद से हाथ मिला लिया। दाऊद के काले साम्राज्य को संभालने के लिए इन दोनों भाइयों ने खनानी MLO मनी लॉन्ड्रिंग ऑर्गेनाइजेशन नाम का एक नया खुफिया ऑर्गेनाइजेशन ही खड़ा कर दिया। इनका काम था दाऊद का पैसा संभालना और उसे भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना। कराची के सदर बाजार से लेकर दुबई, टोरंटो और ईस्ट अफ्रीका तक इनका नेटवर्क फैल गया। मैक्सिको के ड्रग कार्टेल का पैसा हो, गल्फ कंट्रीज से आने वाला आतंकी फंड हो या लश्कर ए तैयबा और जैसे मोहम्मद के अकाउंट सेटल करना हो, ये सब खनानी ब्रदर्स के इशारों पर हो रहा था। जावेद खनानी किसी फिल्मी विलेन जैसा नहीं दिखता था। आंखों पर चश्मा, शांत स्वभाव, एक साधारण से अकाउंटेंट जैसी भाषा, लेकिन इस शांत चेहरे के पीछे एक ऐसा कुकार दिमाग था जो सालाना 14 से 16 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था। पाकिस्तान का डीप स्टेट और ISI का जब भी बिना फिंगरप्रिंट छोड़े आतंकी नेटवर्क को पैसा भेजते तो वे जावेद और अल्ताफ के हाथों से ही गुजरता था। दाऊद इब्राहिम और ISI के इशारों पर खानी ब्रदर्स ने भारत के खिलाफ एक खतरनाक जंग छेड़ दी थी। उन्होंने फेक इंडियन करेंसी नोट FICN छापने का एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर लिया। ये कोई आम बात नकली नोटों की नहीं थी। इन्हें सिक्योरिटी ग्रेड पेपर पर छापा जाता था, जिनमें असली नोटों की तरह वाटरमार्क और खास फाइबर लगे होते थे। ये सुपर नोट्स इतने स्ट्रिक्ट थे कि कई बार ATM के सेंसर भी धोखा खा जाते थे। इन नोटों की छपाई पाकिस्तान के अंदर सुरक्षित और स्टेट प्रोडक्ट फैसिलिटी में होती थी। वहां से दुबई, काठमांडू, ढाका और कुआलमुर के रास्ते इन्हें भारत की सरहदों में धकेला जाता था। जहाज एजेंसियों को तब बड़ा झटका लगा, तब उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी पेपर बनाने वाली ब्रिटिश कंपनी डेलारू के साथ हुए एक बड़े विवाद का पता चला। भारत में ऑन के दौरान पाया गया घटिया क्वालिटी का करेंसी पेपर सप्लाई किया गया था और क्वालिटी सर्टिफिकेट्स में हेराफेरी हुई। भारत ने लगभग 2000 टन पेपर रिजेक्ट कर कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया, लेकिन सिस्टम के भ्रष्टाचार और मिडिल मैन के जरिए उसी मशीनरी और स्पेसिफिकेशन का फायदा उठाकर पाकिस्तान ने हुबहू भारतीय नोटों जैसे सुपर नोट्स छापने शुरू कर दिए। साल 2002 के आज शुरुआती महीने में ही हर साल 1500 से 2000 करोड़ की फेक करेंसी भारत में दाखिल हो रही थी। एक तरफ इन पैसों से आतंकियों को फंडिंग हो रहा था। 2008 के 26/11 मुंबई हमले की फंडिंग में भी खनानी ब्रदर्स के इसी नेटवर्क का सीधा हाथ था। दूसरी तरफ भारत के बाजारों में अचानक इतनी करेंसी आने से महंगाई आसमान छूने लगी और रुपए की कीमत गिरने लगी। खनानी ब्रदर्स
आईएस के तार मेक्सिको के कुख्यात सिलोवा कार्टेल, हिजबुल्लाह, तालिबान और अल कायदा तक जुड़ चुके थे। अफगानिस्तान में अफीम की खेती से आने वाला पैसा हो या खूनी आतंक की फंडिंग, खनानी ब्रदर्स दुनिया के सबसे बड़े मनी लॉन्डर बन चुके थे। अमेरिका के ड्रग्स एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन बीए और भारत की खुफिया एजेंसी की नजर अब खनानी ब्रदर्स पर टिक चुकी थी। भारत लगातार अमेरिका को इनपुट दे रहा था। अल्ताफ को पकड़ना किसी एक देश के बस की बात नहीं थी। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड की खुफिया एजेंसियों ने मिलकर एक बेहद कॉम्प्रिहेंसिव कार्ट ऑपरेशन प्लान किया। बीए के एजेंट ने अपनी पहचान छुपाई और खुद को स्मगलर के रूप में पेश किया। नकली पहचान और नकली कहानियों के साथ उन्होंने अल्ताफ के नेटवर्क से कांटेक्ट किया। कई हफ्तों की एग्रीमेंट बातचीत के बाद अंडरकवर एजेंट ने स्काइप पर अल्ताफ से कहा, अल्ताफ भाई, हमारे पास करोड़ों डॉलर्स का ड्रग मनी पड़ा है, इसे वाइट करना है। कमीशन की फिक्र मत करो, जो मांगोगे वो मिलेगा। अल्ताफ ने हंसते हुए जवाब दिया, पैसा चाहे खून से सना हो या कोकीन से, खनाने की मशीन से निकलेगा तो एकदम पाक हो जाएगा। अल्ताफ को जरा भी भनक नहीं थी कि उसकी हर कॉल, हर इंक्रीमेंट मैसेज डीए रिकॉर्ड कर रहा है। टेस्ट के लिए अंडरकवर एजेंट ने कुछ पैसा दुबई, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में अल्ताफ के आदमियों को दिया और उम्मीद के मुताबिक वो पैसा अल्ताफ का कमीशन कटने के बाद पूरी तरह वाइट होकर वापस आ गया। अब अल्ताफ के खिलाफ पुख्ता सबूत तैयार थे। डीए ने अपनी आखिरी और सबसे बड़ी चाल चली। उन्होंने अल्ताफ से कहा कि इस बार डील बहुत बड़ी है, इसलिए आमने सामने मिलना होगा। जगह तय हुई पनामा, सितंबर 2015। जैसे ही मनी लोडिंग का ये बेताज बादशाह पनामा एयरपोर्ट पर उतरा, अमेरिकी एजेंसियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और गिरफ्तार कर लिया। मियामी की जेल में उसे ठूस दिया गया। भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत थी। अगर आपको ये अच्छी लगी डॉक्यूमेंट्री तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।